ठीक है, पाइथन को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आप लोग है ना दो टूल्स को डाउनलोड पे लगा देते हैं ताकि उस पर अपने को काम रहेगा। आप लोग सर्च करना एनाकोंडा। हाँ, एनाकोंडा डाउनलोड। हाँ, पाइथन कम्प्लीटली फ्री है। क्या? हाँ, इस पे शुरुआत इस पे करेंगे, फिर VS कोड पे करेंगे। साइज तो सभी की लगभग ज्यादा ही है इसमें। कितना? 1 GB का है बस। 1 GB। इससे कनेक्ट कर लेना आप लोग। हाँ, ये फर्स्ट वाले पे जाना। एनाकोंडा डाउनलोड, बस ये लिखना रहेगा। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। हाँ, चालू कर दिया। शिवम पटवा नाम से मिलेगा, 1 से लेकर 9 तक डाल देना सारा। है ना? ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। इस, इसमें डाउनलोड नाउ पे रजिस्ट्रेशन का बोलेगा, बट रजिस्ट्रेशन मत करना, स्किप रजिस्ट्रेशन पे चलेगा। और यहाँ पे, हाँ, वो हो जाएगा, रिफ्रेश करके देखो। इसमें दो मिलते हैं, एक एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और एक मिनी कोंडा। तो मिनी में तो सब कुछ अपने को खुद से सेटअप करना पड़ेगा, आप ये वाला कर लेना। विंडोज इंस्टॉलर। ये वाला एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। रजिस्ट्रेशन को तो स्किप कर देना और इस वाले को डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड हो जाए उसको नॉर्मल सेटअप की तरह इंस्टॉल करना है, बस नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। जो कुछ भी वो रिकमेंडेड सेटिंग्स रखेगा ना, उसी को रहने देना। ठीक है, लगा दिया इतना। हाँ, इसमें भी चल जाएगा। नहीं नहीं, नहीं होगा। इवन पावर बीआई से भी लाइट है ये। पावर बीआई सबसे हैवी में से एक है। हाँ, पावर बीआई सबसे बड़ा है। और रन होने पे भी रैम वगैरह सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई वही करता है। रन प्रोसेसिंग सब कुछ। अब अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हो पाइथन क्या है? सबसे बेसिक सा सबसे पहला आंसर यही है कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बट ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। तो अगर इस डेफिनेशन को अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो पाइथन क्या निकलेगी। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, बट फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब वो सबके डाउनलोड चल रहे हैं ना, इसलिए स्लो है वो। इसको डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक लैंग्वेज क्या होती है। आप सब लोग फैमिलियर हो एक लैंग्वेज से, तो कोई बता सकता है कि लैंग्वेज क्या मिलेगी, क्या रहेगी यहाँ पे?
नहीं नहीं, कंप्यूटर की भाषा नहीं, अभी प्रोग्राम नहीं, सिर्फ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन करने का एक तरीका, जैसे अगर दो ह्यूमन को आपस में कम्युनिकेट करना है तो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसके मन में जो थॉट्स हैं वो इस पर्सन को एक्सप्रेस कर सके। अगर इसको कुछ काम करवाना है, कोई कमांड देना, तो इस पर्सन को कमांड दे सके, तो उसके लिए लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ इसी तरीके की है, बट यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन की जगह ह्यूमन टू कंप्यूटर आपका कम्युनिकेशन होगा, कि आपको इससे कुछ कमांड देना है, तो आप इसे कुछ काम करवाने के लिए कुछ कमांड दे सकते हो। ठीक है, तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए फिर अपन एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। बट ये भी काफी ज्यादा बेसिक लैंग्वेज होगा, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत बेसिक सी ये है डेफिनेशन। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो ये नीचे वाली रहेगी। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। लैंग्वेज मान लो इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो अपन इस्तेमाल करते हैं, हिंदी लैंग्वेज जो भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या बन सकता है इंग्लिश से? मतलब जैसे अपन इंग्लिश बोलते हैं, तो उसको अगर ब्रेक करें तो सबसे छोटी पीस क्या बनेगा? अल्फाबेट। हाँ, ABCD अल्फाबेट। क्या ए का कुछ मीनिंग होता है इसमें? ना ए का होगा। नहीं, एप्पल का मीनिंग है बट ए का नहीं रहेगा। बी का भी कोई मीनिंग नहीं है, सी का भी कोई मीनिंग नहीं है। बस ये सिंबल्स हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, बट जैसे इन सबको कंबाइन करके अपन वर्ड बनाते हैं, जैसे टेबल है, कार है, तो चाहे इनके इंडिविजुअल नहीं, बट कार का अपने लिए एक मीनिंग है कि कार एक कार होती है। अब सिर्फ वर्ड से अपन कम्युनिकेट नहीं करते, अपन वर्ड से कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सेंटेंस। जैसे कार इज फास्ट। ठीक है, तो अपन एक सेंटेंस बना। अब सेंटेंस के बेसिस पे अपन चीजें समझते हैं कि अब सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है, कोई कमांड दे रहा है तो कमांड क्या है। अब सेंटेंस को लिखने के लिए अपन करेक्ट ग्रामर इस्तेमाल करते हैं। अब सही तरीके से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, बट अगर कोई ऐसे लिख दे फास्ट इज का, तो ये कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये गलत तरीका हो जाएगा। तो इसमें एक सही तरीका भी होगा और एक गलत तरीका, चाहे वही वर्ड्स हैं, बट लिखने का तरीका सही और गलत दोनों हो सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी हद तक पूरी इसी से सिमिलर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं, प्लस सिंबल्स होंगे, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और नंबर्स भी रहते हैं 0 से लेकर 9 तक सारे। इनके कॉम्बिनेशन से ही पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होगा वो क्या होगा? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मल स्ट्रिंग्स। मतलब स्ट्रिंग को यहाँ पे टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड इन सबके। हाँ, हाँ, फॉर्मल स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स कह सकते हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन करके अपन वर्ड बनाते हैं। वर्ड से अपन समझते हैं कि कार क्या होता है। ठीक है, बट ऐसे वर्ड्स जो कंप्यूटर को समझ में आते हैं उनको कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड्स वो वाले वर्ड रहेंगे जो कंप्यूटर को समझ में आते हैं। अब जैसे अगर कंप्यूटर को इफ बोल दो, तो इफ उसको समझ में आता है क्योंकि इफ एक कीवर्ड है। बट अगर उसको मैं कार बोल दूं, तो कार ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे टोटल कितने वर्ड्स होंगे आप गेस कर सकते हो कितने हो सकते हैं? मतलब एक अज्यूम करके देखो कितने होंगे, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझाने के लिए कितने वर्ड हो? इसमें सिर्फ 34 ही होता है, इतने में पूरे काम हो सकता है। और इतने भी अपन पूरे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपन बहुत कम ही करेंगे। तो हाँ हाँ, सिर्फ कीवर्ड्स। वो तो नेम तो बहुत सारे हैं, वो वेरिएबल नेम है, इंस्टेंस नेम है। कीवर्ड जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, फाइल हो गया, ये सब, क्लास हो गया, ये सब। अब जब अपन सेंटेंस बनाते हैं तो आप इनको कमांड कह सकते हो, स्टेटमेंट कह सकते हो, कोड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो।
कि एक पूरा कोड जो पूरा एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। अब कोड को लिखने का सही तरीका भी हो सकता है, गलत तरीका। उसको तरीका जो बताता है कि क्या सही तरीका है, वो उसे सिंटैक्स बताता है। तो अपनी डेफिनेशन ऐसी हो जाएगी, विद प्री डिफाइंड मीनिंग एंड विच हैज इट्स ओन वे ऑफ राइटिंग विच इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो अपने लिए जो ग्रामर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उसे सिंटैक्स कहते हैं, मतलब लिखने का सही तरीका। तो ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन रहेगी प्रोग्रामिंग। अब अपन इतना कुछ करने के बाद भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, ठीक है, आप बहुत कुछ सीख के प्रोग्राम लिखोगे, बट कंप्यूटर को प्रोग्राम समझ में नहीं आते हैं। कंप्यूटर इसका एक वर्ड भी नहीं समझ पाता। फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कैसे होता है कि अपन तो एक प्रोग्राम लिख के दे रहे हैं इसको, और कंप्यूटर फिर भी कमांड को समझ रहा है, बट कंप्यूटर समझता नहीं है कि क्या लिखा है। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर लगता है। जैसे मान लो आप एक चाइनीज पर्सन से बात कर रहे हो, ना तो आपको चाइनीज आती है ना उसे इंग्लिश आती है, बट स्टिल आप एक ट्रांसलेटर के कारण उससे मदद बात कर सकते हो। तो वैसे ही कुछ इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, बट आपको कंप्यूटर को नहीं आ रही। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कोई बता सकता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज आती है? हाँ, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है? हाँ, बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वन। जैसे अगर अपन अभी फैन की बात करें या लाइट की बल्ब की, तो इनको भी बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। वन का मतलब होता है पावर सप्लाई है, जीरो का मतलब है पावर सप्लाई नहीं है। तो अगर फैन को पावर सप्लाई देते हैं तो अपन उसे डिनोट कर सकते हैं कि वन है। ठीक है, तो कंप्यूटर भी बस इन्हीं दो को समझ पाता है कि पावर सप्लाई है या नहीं। वो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे वो चीज़ें से समझता है। जैसे जीरो वन के बहुत सारे कलेक्शन होंगे, तो ये बाइनरी कोड हो सकते हैं। इस इतना लिखोगे तो उसे समझ में आ सकता है कि अपन ने उसे क्या बोला। बट अपने कोड इस पे कन्वर्ट हो सके, इसलिए फिर ये ट्रांसलेटर लगता है। और ट्रांसलेटर दो टाइप के मिलेंगे आपको, एक मिलेगा इंटरप्रेटर और एक मिलेगा कंपाइलर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर उस डिफरेंस को अगर अपन इस तरीके से प्लॉट करें, मान लो ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है, और आपको एक जगह पे स्पीच देने को बोल दिया और ये स्पीच के आगे बहुत सारे लोग खड़े, ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाके स्पीच देना है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जिस कंट्री में आए हो वहाँ पे रशियन, मतलब सारे वहाँ पे रशिया में आए हो, तो यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश मान लो समझ में नहीं आती, इनको रशियन समझ में आती है, और आपको रशियन बिल्कुल नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है। तो आपने जो स्पीच तैयार करी अपनी, वो आप यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकते इंग्लिश में, तो आपने क्या किया, आपने एक ट्रांसलेटर को हायर किया। तो ये जो ट्रांसलेटर है, ये पर्सन को आप क्या करते हो, आप बाजू में खड़े हो जाते हो और अपनी स्पीच से एक लाइन बोलते हो। ये पर्सन के पास जाती है, ये पर्सन उसे ट्रांसलेट करता है रशियन में और एक स्पीच दे देता है। फिर जब स्पीच दे दी, फिर आपने दूसरी लाइन उठाई और उसको दी, फिर उसने ट्रांसलेट करी और फिर स्पीच दी। तो ऐसे स्पीच तो बहुत रुक रुक के चलेगी। तो जब तक आपकी पूरी स्पीच होगी, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर मान लो आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में जो ट्रांसलेट ही नहीं हो सकता, तो ये पर्सन समझ नहीं पाएगा उस स्टेटमेंट को, और वहीं पे आपकी क्या हो जाएगी, स्पीच स्टॉप हो जाएगी, उसके आगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब बीच में एरर आएगा, तो भी आधी स्पीच तो हो गई थी, आधा तो उसने सुना दिया, बट वो बीच में आके रुक गया। ये जो होता है वो इंटरप्रेटर का काम होता है, इस टाइप का जो मतलब ट्रांसलेटर होता है। अब इसी को अपन दूसरे उससे समझते हैं, सेम पर्सन सेम सिनेरियो, बट इस बार क्या किया आपने, अपना पूरा का पूरा पेज ही इसको दे दिया। अब पूरा पेज दे दिया तो उसने पूरा पेज पढ़ा, तो उसको ट्रांसलेट कर लिया पूरा रशियन में, और यहाँ पे एक ही बार में पूरी स्पीच सुना दी। तो ना कोई इंटरप्शन ना कोई पॉज, तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा
फास्ट हो गई। बट अगर बीच में कुछ गलत लिखा हो तो आपने कुछ एरर हो तो फिर ये पूरी की पूरी स्पीच ही ट्रांसलेट नहीं करेगा पर्सन, मतलब आपका कोड रन ही नहीं करेगा। हाँ, फास्ट तो रहेगा बट एक भी बीच में मिस्टेक हुई तो काम नहीं करेगा। पर ये काम होता है कंपाइलर का। जब चेक करने के लिए तो दूसरा कोई मिस्टेक, हाँ वो तो है, टूल नहीं रहेगा, वो एरर देता है, एरर को अपने को समझना पड़ता है। तो इंटरप्रेटर is a program that translate high level code into machine code line by line। मतलब वो हाई लेवल कोड बेसिकली अपने कोड हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। इनको एक एक लाइन करके करेगा और एग्जीक्यूटिंग ईच लाइन एज ए ट्रांसलेट। कंपाइलर उसकी जगह क्या करता है, कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंटायर कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब वो पूरे का पूरे कोड को ही कन्वर्ट कर देगा एट वंस, क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन रन सेपरेटली। हाँ उतना रन हो जाए उसके बाद रुक जाए। दोनों के अलग फायदे हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी आपको पता है, मान लो अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना, तो कब पैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ डिडक्ट होंगे, कहाँ ऐड होंगे, सारा कोड आपको पहले से पता है। तो आपने पूरा कोड कर लिया, उसको कंपाइलर की मदद से कंपाइल कर लिया और एक सॉफ्टवेयर बना दिया। तो एंड यूजर क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर की कोड की जरूरत नहीं है उसको, इसको डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो एक फाइल बना दिया आपने दैट रन सेपरेटली। जैसे अपन जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना वो सब कंपाइल्ड है। हाँ हाँ हाँ, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। सबको डिफॉल्ट रेंज देना, जो जैसा सिलेक्ट कर रहा है वो। इसको थोड़ा टाइम लेगा, शायद 20 एक मिनट लेगा, 10 मिनट, 15 मिनट। अब मान लो आप डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट करने आए, आपके पास डेटा है। अब आपको नहीं पता कि क्या क्या स्टेप लेना है डेटा को क्लीन करने में। अपन कभी एक्सेल फाइल खोल के तुरंत ये नहीं बता सकते कि यही सब स्टेप लगेगी इससे में एकदम फाइनल बन जाएगा। तो अपन चीजें ट्राई करेंगे, अपन एक कोड किया, क्या ये रन हुआ, हो गया तो चलो अगली करते हैं, अगली नहीं हुई तो इसको फिक्स किया, हो गई तो फिर रन किया। तो एक एक करके अपन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। और जब वो हो जाएगा तो फिर अपना पूरा काम एक बार में हो जाएगा। तो इस टाइप के टास्क के लिए एक इंटरप्रेटर बेस्ट रहेगा। अपन जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं पाइथन, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब इसमें कोड लाइन बाय लाइन किया जाता है। मतलब एक लाइन लिख रहे हो फिर उसे रन कर सकते हो, दूसरी लाइन फिर उसे रन कर सकते हो, तीसरी लाइन फिर। बट बाकी की जो लैंग्वेज, जो कंपाइलर लैंग्वेज होती है वो सी और सी प्लस प्लस होती है। इसलिए कई जगह आपको इंटरनेट पे भी मिलेगा कि पाइथन क्या होती है, पाइथन स्लो है और सी और सी प्लस प्लस फास्ट है। बट दोनों के पर्पस अलग है। सी और सी प्लस प्लस प्योरली प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है वो सब सी सी प्लस प्लस में बनेंगे। पाइथन, पाइथन का इस्तेमाल किया जाएगा डेटा एनालिसिस। हालांकि पाइथन को एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जनरल पर्पस का मतलब होता है जनरल, ये कहीं पे भी लग जाती है। इसका यूज करके आप वेब पे काम कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, आप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप मोबाइल के एप्स बना सकते हो, आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना सकते हो। किसके लिए? सबकी लाइब्रेरी रहती है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाने तो कीवी एक लाइब्रेरी है पाइथन में, और ऐसे बहुत सारे। वेब डेवलपमेंट है तो जेंगो और फ्लास्क है। तो इन सब का यूज करके पाइथन में अलग अलग काम कर सकते हो। बट एट द एंड आप इसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके इन सब पे काम कर सकते हो। वेबसाइट से कुछ स्क्रैप करके लाना है तो पाइथन यूज कर सकते हो। रोबोट्स बन को रन करना है तो पाइथन यूज कर सकते हो। सब जगह पाइथन को इस्तेमाल करा जा सकता है। हाँ हाँ, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड यूज रहता है इनका।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी में ही होगी जिसमें हो रही है, इंग्लिश में ही होगी वो। हाँ। हाँ, अपन हिंदी में नहीं कर सकते। हालांकि इंग्लिश ऐसा भी नहीं है, इंग्लिश के बहुत कुछ वर्ड ही इस्तेमाल करेगा, बट वो रहेंगे इंग्लिश। या फाइंड करना मोस्टली तो ये कंपाइलर रहती है, बट शायद कुछ लोग बोलते हैं कि वो इंटरप्रेटेड की तरह भी काम कर लेती है। तो जावा दोनों ही तरफ काम करती है। C++ प्योरली कंपाइलर लैंग्वेज। इसका मतलब आपने जो अभी एसक्यूएल सीखा, एसक्यूएल अभी इतना हुआ नहीं ना, क्या हो गया, कल ही तो हुआ। ठीक है, एसक्यूएल पे भी आप काम कर सकते हो, पाइथन पे। हाँ, एसक्यूएल के सारे कोड पाइथन के थ्रू कर सकते हो, पूरा डेटाबेस मैनेज कर सकते हो पाइथन से। तो फिर ये दो तरीके होते हैं। फिर एक और छोटा सा एक और तरीका होता है, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है, जब से कंप्यूटर बना है तब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती आ रही है। जब कंप्यूटर बना था तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा बेसिक थी, मतलब नियरली मशीन कोड पे ही प्रोग्राम बनते थे। उसका फर्स्ट जनरेशन कह सकते हो, और वो सबसे लोएस्ट लेवल कहलाती है। मतलब लोएस्ट लेवल कंप्यूटर के लिए तो बहुत अच्छी है, बट ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा खराब। फिर थोड़ी सी और आगे बढ़े, तो फिर सेकंड जनरेशन आई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करती थी, कुछ कोड्स का इस्तेमाल करती थी, बट 0 1 में काम नहीं करती थी। तो ये थोड़ी सी तो आसान थी, बट स्टिल ये भी लो की कैटेगरी में आती है, कि इसको भी ह्यूमन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आज भी असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, हार्डवेयर वगैरह लेवल, वॉशिंग मशीन, इन सब की जो कोडिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज में ही होती है। फिर थर्ड जनरेशन आ सकती है, हालांकि थर्ड तो डाल दी यहाँ पे, बट इसके बाद भी कई सारी जनरेशन है, जैसे सी और C++। C++ जब लॉन्च हुए थे तब तो इसे हाई लेवल पे रख दिया था, बट कुछ समय बाद ये भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। बट ये काइंड ऑफ बीच में है, कि अपने को भी बहुत अच्छे से आएंगी, मशीन को भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो अभी कहना जाए तो अपन इसको मिड लेवल कह सकते हैं कहीं पे, ना तो ये लो है, और हाई पे आप यहाँ पे आप पाइथन को कह सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश के बहुत क्लोज होती है, जैसे पाइथन हो गया। पाइथन इन सबसे बहुत आसान है, जावा C++ इन सबसे बहुत ईजी है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। फिर उससे भी ज़्यादा इजी लैंग्वेज है जिनको आप वेरी हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हो, जैसे SQL, काइंड ऑफ पूरी इंग्लिश जैसी है, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग ज़्यादा कुछ नहीं रहती। फिर फिफ्थ जनरेशन काइंड ऑफ AI से है, कि आप प्रॉम्प्ट लिखो और एप्लीकेशन बन जा रही है। तो वो आप कह सकते हो कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है। ठीक है। हाँ, ये पूरा आपको फिर समझना पड़ेगा, बाइनरी लैंग्वेज, नंबर्स, कैलकुलेशन, ये उस समय किया था किसने। अपन को तो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल कंप्यूटर की शुरुआत तो वहीं से ही हुई है, 0 1 से। हाँ, यही समझता है। इंटरनली यहाँ पे जो कलर्स दिख रहे हैं, कलर भी कोड में ही होते हैं। जो टेक्स्ट दिख रहा है ये भी कोड में ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अ, ऐसा तो रहता है ये कुछ ऐसे ही रहता है। ये होता है 0, ये होता है 1, ये 2, ये 4, ये 6, इस टाइप से नंबर्स होते हैं। और इनको प्रिडिक्ट ऐसे किया जाता है, जैसे बाइनरी कोड में अगर आपको नंबर्स बनाने होते हैं, तो अगर मैंने 0 लिख दिया तो ये मतलब 0 है। 0 1 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट ऐसे ही रहता है कुछ। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया 0 1 1, तो वो 2 वाली पोजीशन है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3।
तो कंप्यूटर के लिए 3 ऐसा कह रहा है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो फिर कंप्यूटर क्या समझेगा इसको? नहीं, 4 के आगे बने तो 4 + 1 = 5, तो यहाँ से 5 हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नंबर टू बाइनरी कन्वर्टर सर्च करना और वो कैसे करता है, फिर आप उस पर एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इसका मतलब बाइनरी कोड में हर एक चीज नंबर के फॉर्म में स्टोर करी जा सकती है, और हर एक अल्फाबेट को नंबर के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, हर एक वर्ड को अल्फाबेट नंबर के फॉर्म में स्टोर करते हैं, इवन कलर्स को भी नंबर के फॉर्म में। तो एट द एंड कंप्यूटर नंबर्स को ही प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, अपन वापस आते हैं। पाइथन को डेटा एनालिसिस में क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि अभी अपन ने देखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है, बट पाइथन ही क्यों? सी और C++ क्यों नहीं? जावा क्यों नहीं? एट द एंड ये सब भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और C++ को तो इवन मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी कहते हैं, कि ये सबसे, अभी हालांकि इसको बनाए हुए बहुत टाइम हो गया, बट आज भी सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक C++ है। तो फिर अपने डेटा एनालिसिस में पाइथन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पहला, कि अपने को कोड करने में ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपने को बहुत प्रोफेशनली एप्लीकेशन नहीं बनाना, अपना काम है डेटा को एनालाइज करना। और पाइथन बहुत इजीएस्ट फॉर्म में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे ये काम 100 कोड में होता, 100 लाइन में, वो पाइथन में सिर्फ एक सिंगल लाइन पे आप काम कर सकते हो। तो ये 100 लाइन करके यहाँ पे एक लाइन करने में ज्यादा फायदा एक लाइन का। पाइथन में बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज हैं, मतलब कि आपको कोड खुद से मैनुअली भी नहीं करना, सब कुछ पहले से बना बनाया रखा है। आपको सिर्फ 2-3 फंक्शंस इंपोर्ट करे और काम हो जाएगा। यूज करता है, हाँ, बस यूज करता है, बस आपको नाम चाहिए। मतलब आप ये समझ लो, लाइब्रेरी के होने का मतलब ये है, आपको कहीं बहुत दूर जाना है तो आपको बाइक चाहिए। अगर आप बाइक खुद ही बनाने बैठ गए तो वो होता है बेस कोड करना। बट अगर कोई ने आपको बाइक दे दी बना बना के, तो आप डायरेक्टली बाइक को स्टार्ट करो और सीधा चले जाओ। ये काम होता है लाइब्रेरी का। तो बहुत पावरफुल लाइब्रेरी आपके पास पहले से ही अवेलेबल है। और इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स, जितने भी अपने टूल्स रहेंगे सबसे पाइथन कनेक्ट हो सकती है, मतलब SQL से, एक्सेल से। और ये पार्ट सबसे मेन है। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स से डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग पे काम करना है, AI बनाना है, जैसे ChatGPT आपको खुद बनाना है, तो फिर आपको पाइथन पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पाइथन ही अभी एक ऐसी लैंग्वेज है जो AI को बना सकती है। तो अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो फिर आपको पाइथन चाहिए, राइट? हाँ, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में आपको नमपाई, मतलब ये सारी लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन। इन 4 लाइब्रेरी का मेन यूज होता है डेटा एनालिसिस में। बट जैसे आप डेटा साइंस में आप जाते हो, तो आपको सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स कवर करना पड़ता है, वो अच्छे से पढ़ना पड़ता है। थोड़ा मैथ्स, मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए 11th 12th के। फिर आपको मशीन लर्निंग करना रहता है, जो कि एसक्यूएल से होता है। तो ये एक लाइब्रेरी है, मतलब इसमें एक और लाइब्रेरी आपको पढ़ना रहेगी, एसक्यूएल। हाँ, एसक्यूएल, 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 बट इसको साथ में लिखते हैं, एसक्यूएल। और फिर AI अगर आपको बनाना होता है तो फिर टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च। हाँ, और पाइटॉर्च। इवन जो ChatGPT, जेमिनी और जितने भी AI बन रहे हैं, सब टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च के बेस पे बन रहे हैं। सब इसी के अंदर पार्ट है, AI ML। हाँ, इन्हीं में कवर होता है। NLP, LLM, ये सब कुछ मशीन लर्निंग और AI के अंदर ही आता है। बहुत ज्यादा, करीबन अगर आप बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो तो भी 3 महीने तो लगेंगे आप, डेटा एनालिसिस खत्म होने के बाद। और अगर आप बहुत डीप में पढ़ना चाहते हो तो लगभग 9 से 12 मंथ।
हाँ ये सब आता है। हाँ थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। एप्लीकेशन रहेगी वो तो बस एआई। अब उसको वेब पे अपलोड कर दोगे तो वेब पे काम करेगी वो, लोकल पे काम करना तो लोकल पे काम करेगी। ठीक है, दो बेसिक टर्म अपन ने स्टार्टिंग से कवर कर लिए। सबसे पहले तो कीवर्ड कवर कर लिया। कीवर्ड्स क्या होते हैं? और रिजर्व्ड वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड्स जो पाइथन के लिए रिजर्व है, दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू पाइथन लैंग्वेज, जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है जो पाइथन समझता है। दे आर यूज्ड टू डिफाइन सिंटैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। यू कैन नॉट यूज देम एज वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और आइडेंटिफायर्स। मतलब आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म। दूसरा अपन ने देख लिया सिंटेक्स। सिंटेक्स द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ प्रोग्राम मस्ट बी रिटन, मतलब कैसे लिखना है, इसकी ग्रामर कैसे आप लिखोगे, कैसे वर्ड्स को लिखना है, सब कुछ इसके अंदर आएगा। सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रन देम करेक्टली। अगर गलत तरीके से लिखोगे तो वो करेक्टली रन नहीं करेगा, या फिर वो रन ही नहीं करेगा। ठीक है, बात का अपन अभी डायरेक्टली जब कोड करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का इंस्टॉल हो गया हो? अभी रन हो ही रहा है? हाँ ठीक है, बस खत्म ही होने को होगा। नहीं, और कुछ की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है कि अपन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ में आ गई, बट ये लिखना कहाँ है और लिखना कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिखना कहाँ पे है। तो अपना जो पेज रहेगा जहाँ पे अपन प्रोग्राम बनाएंगे और इसको रन करेंगे। रन करना मतलब इसको ट्रांसलेटर को देना और ट्रांसलेटर फिर कंप्यूटर को जाके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे कहाँ? इसको लिखने के लिए अपने को चाहिए होता है एक आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर एक पूरी फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ पे कोड करो, उस कोड को ट्रांसलेट करने का काम, मशीन पे रन करने का काम उस सॉफ्टवेयर का होता है। जो सॉफ्टवेयर अपन इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जुपिटर। जुपिटर नोटबुक। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है वो जुपिटर लैब है। ठीक है, ये अपन आईडी है जिस पर अपन काम करेंगे। अब मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो आईडीज होते हैं, ये कोई बहुत बेसिक सा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आज ही बस क्लिक क्लिक करा इंस्टॉल कर लिया काम हो गया। इनके लिए बहुत कुछ सेटिंग्स करना पड़ती है। आपके लैपटॉप में आपको रजिस्ट्री पे रजिस्टर करना पड़ता है, एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है, बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह करना होता है। तो अपन ये मैनुअली नहीं करें क्योंकि उसमें हो सकता है गलती हो सकती है। तो अपन एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर आपके कंप्यूटर में आएगा और ये आईडी को सेटअप करेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर को अपन ने सिलेक्ट किया है वो है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर। अपन ने जो डाउनलोड किया था वो एनाकोंडा। एनाकोंडा को जैसे अपन ने डाउनलोड किया, उसके अंदर ये सारी चीजें पहले से ही थी। अभी जो इंस्टॉलेशन चल रहा है आपका, वो ये आईडी को सेटअप कर रहा है। ये बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइल स्टोरेज सब कुछ जाएगा। तो अपन एनाकोंडा के थ्रू क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक को एक्सेस करेंगे। बहुत सारा सेटअप करना पड़ेगा। नहीं, समझ से बाहर नहीं है, बट वो टाइम लगता है। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट करके देगा, मतलब आपको एक फाइल भी आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, तो ये अपना इंस्टॉल हो ही रहा है। जैसे इंस्टॉल होता है
तब तक कि आपको एक फोल्डर बनाना रहेगा और ये डेडिकेटेडली पाइथन के लिए रहेगा, जिसमें आपके पाइथन के सारे कोड फाइल रहेंगी, क्योंकि कोड जो होंगे वो एक ही फोल्डर में इंटरेक्ट बहुत इजीली करते हैं। जैसे अगर मेरे को इस फाइल से इस फाइल पे कनेक्ट करना है तो मैं एक ही फोल्डर के अंदर कर सकता हूँ, बट ये फाइल्स अलग अलग जगह पे होंगी तो प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी एक डेडिकेटेडली पाइथन नाम का फोल्डर बनाओ। ठीक है, हो गया ये? हाँ ठीक है, सब कट कर दो आप। जैसे ही हो जाए वो उसको सब कुछ कट कर देना, फिर इसको ओपन कैसे करना है अपन वो देख। आप लोग को ये सर्च करना रहेगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। मतलब विंडोज के सर्च पे जाके एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को सर्च करना, और ये एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह दिखेगा आपको। और इस पे अपन इसको कमांड देंगे कि अपने को जुपिटर लैब पे काम, अपन नोटबुक पे ना काम करके अपन लैब पे काम करेंगे। लैब थोड़ा सा एडवांस वर्जन देता है उसका। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे जुपिटर लैब, जुपिटर स्पेस बस लैब लिखना रहेगा आपको। हाँ, इसकी स्पेलिंग में वाई है। कौन सा ऑप्शन है वो? नहीं नहीं, सब कुछ सब कुछ एज इट इज। हाँ, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ये रहेगा, थोड़ा सा ग्रीन कलर का एक सर्कल दिखेगा और पीछे ब्लैक कलर की विंडो टर्मिनल। अपना एक सीएमडी भी रहेगा, बट सीएमडी पे नहीं जाना अपने को, एनाकोंडा के प्रॉम्प्ट पे जाना। सीएमडी अपने कंप्यूटर का है। और इस पे जाके इंस्ट्रक्शन लिख देना आप जुपिटर लैब। ठीक है, लिख लिया? जैसे आप इसको एंटर करोगे ये रन हो जाएगा। अब इसका खुद का जीयूआई तो नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपका क्रोम पे ओपन होगा, मतलब आपके वेब ब्राउजर पे चलता है। और इसको चलाने के लिए नेट की जरूरत नहीं है, लोकल होस्ट पे चलता है। मतलब इसका सॉफ्टवेयर तो जरूर टर्मिनल पे चल रहा है, बट आपको दिखेंगी सारी चीजें यहाँ पे। हाँ हो गया। वो नीचे देखो एक हाईलाइट हो रहा है एक नया। हाँ, इस पे जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं। वो नीचे एक नया एप्लीकेशन हाईलाइट हो रहा है, ये नीचे टास्क बार पे। ये पूछ रहा है किससे ओपन करना है, तो क्रोम को सिलेक्ट करना, गूगल क्रोम को, और ऑलवेज पे क्लिक कर देना। हम्म। हाँ, ये इधर इधर तक क्या आ गया। हाँ, इसमें नहीं, अभी बता रहा मैं। इसमें कुछ काम करने के पहले शुरुआत में आप पे ना एक फोल्डर बना लो डेडिकेटेडली इसके लिए, डेस्कटॉप वगैरह कहीं पे भी। बन गया फोल्डर? अब जब फोल्डर बन जाए आपका, तो इस बटन पे जाना आप लोग। यहाँ पे एक बटन मिलेगी फोल्डर टाइप की, इस पे जाना और अपना फोल्डर को फाइंड आउट करना कि कहाँ पे आप। जैसे अपन इस पे गए, इस पे आपको नेविगेशन करना है आपके फोल्डर तक के। जैसे यहाँ पे, जैसे इस बटन पे क्लिक करके मेरा फोल्डर कहाँ पे था, डॉक्यूमेंट्स पे था, तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे गया।
इधर गिटहब पे जाने के बाद फ्री डेटा सेट्स, पाइथन क्लास फाइल्स, और ये है, इस फोल्डर तक आ जाओ जो भी आपका फोल्डर बनाया आप। इस फोल्डर पे जाओ, ये जो फोल्डर जैसी बटन दिख रही है, और यहाँ पे नेविगेट करना है, इस पे क्लिक करके इन फोल्डर्स के अंदर जाओ। क्या वो कट कर दिया आपने प्रो? क्या आ गया? आ गया फोल्डर क्लिक कर, इसके अंदर यहाँ पे फाइंड आउट करो अपना फोल्डर कहाँ पे, आपकी फाइल डेस्कटॉप पे बनाई, डॉक्यूमेंट्स पे बनाई। आपने कहा डेस्कटॉप पे बनाया ना, तो डेस्कटॉप सर्च करो आप, तो आपका डेस्कटॉप पे होगा, इस पे। डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है क्या आपको? तो वन ड्राइव सर्च करो फिर, वन ड्राइव के अंदर आपका डेस्कटॉप है। आ गया? इस फोल्डर को डेस्कटॉप पे ढूंढना, डेस्कटॉप नहीं मिलता है तो वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप। ये दो ही जगह आपको डेस्कटॉप मिल सकता है। हो गया, फोल्डर ओपन हो गया। ये ओपन करो ना आपका, आपने जहाँ फोल्डर बनाया अभी आपका, तो इस पे जाओ, वन ड्राइव पे, ये नीचे लिखा ना वन ड्राइव, ये इसी के नीचे फोल्डर पे, म्यूजिक के नीचे ये, हाँ इस पे जाओ। आपने ब्लैक विंडो काट दी, आपको ब्लैक वाली विंडो कट नहीं करना, फिर से ओपन करना पड़ेगा। ये ब्लैक विंडो जो आ रही है ना टर्मिनल, इसको क्लोज मत करना, इसी पे ही आपका सॉफ्ट सर्वर चल रहा है। इसको क्लोज कर दिया तो आपका यहाँ पे सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑफलाइन चलता है। और जो भी अपन क्लास में कोड करेंगे ना, वो भी गिटहब पे मिल जाएंगे, पाइथन क्लास फाइल के अंदर ये सारी फाइल्स। आ गए यहाँ तक? वही वन ड्राइव पे अंदर जाओ फिर। मिला वो वाला फोल्डर, बस उस फोल्डर के अंदर आना, इधर पोजीशन पे राइट क्लिक करना, यहाँ पे राइट क्लिक करना, और एक न्यू फाइल बनाना, न्यू नोटबुक फाइल करके एक ऑप्शन है। आ गया? उसको एक नाम रख देना, पाइथन बेसिक, या फिर जिसमें भी आप फर्स्ट क्लास जो भी रखना चाहते हो। उसका एंडिंग रहेगा, जैसे पाइथन बेसिक रखा तो उसका .IPYNB, ये पाइथन नोटबुक फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे एक्सेल का होता है ना, एक्सेल SX, तो ये फाइल का एक्सटेंशन बताएगा कि ये नोटबुक फाइल है। NB, हाँ NB। हाँ हाँ, इसे ओके कर दो बस, ये जो सिलेक्टेड है ना। हाँ हाँ, कर्नल सेलेक्ट करने का ना, हाँ वो नॉर्मल सेलेक्ट करके ओके कर दे, बन गई ये वाली फाइल। अच्छा, नॉर्मली जो पाइथन के कोड होते हैं वो पाइथन फाइल पे होते हैं, उसका एक्सटेंशन .py होता है, बट अपन नोटबुक फाइल पे काम कर रहे हैं, इसलिए IPYNB रहेगा इसका। इसे पाइथन की फाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कोड किए जाते हैं, मतलब प्योरली अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो आप PY पे काम करो, बट अपन इंटरेक्टिव नोटबुक पे काम कर रहे हैं, तो नोटबुक जैसा उसका नेम है,
आप इसमें नोट्स लिख सकते हो, इसमें कोड कर सकते हो। तो नोट्स प्लस कोड अगर आपको करना है तो फिर IPYNP सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दी पाइथन बेसिक नाम की, और इसके अंदर अपन आ, इसके जैसे अंदर आओगे आपको एक एम्प्टी सेल दिखेगा यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे जो सेल होंगे इनको सेल कहते हैं, और ये 3 टाइप के रहेंगे, एक नोट्स लिखने के लिए, एक कोड करने के लिए, और एक रॉ रहेंगे। रॉ में एज अ रॉ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, जो लिखा है एज इट इज दिखेगा। नोट्स के लिए मार्कडाउन को कहते हैं। मार्कडाउन बेसिकली नोट्स लिखने के लिए रहेगी, और कोड अपने पाइथन के डिफॉल्ट कोड करने के लिए। तो ये पता कैसे चलता है, इस सेल पे आप अगर आप क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने के बाद ये वाला पार्ट देखिए, ये भी शो कर रहा है मार्कडाउन। इसका मतलब ये सेल मार्कडाउन पे था, इसे वेरिएबल्स एज अ टाइटल दिया है तो ये मार्कडाउन पे है। अगर इसको मैं कोड भी सेट कर दूं तो ऐसा कोड दिखेगा, एज अ रॉ पे सेट कर दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, चेंज करके देखा उसको मार्कडाउन इन सब पे। इसको रन करने के लिए और रन हो रहे उसको स्टॉप करने के लिए 2 बटन है आपके पास। ये वाली कोड को रन करेगी और ये वाली उसे स्टॉप करेगी। मतलब जब कोड गलत तरीके से काम करने लगे, कहीं अटक जाए, तो उसे स्टॉप करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं करेगी। हाँ, कोड के पहले अपन थोड़ा बहुत नोट्स कैसे लिखते हैं इस पे ये देख लेते हैं। नोट्स लिखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये जो सेल है इसको पहले तो मार्कडाउन पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक हैशटैग लगाते हो तो अपन टाइटल लिख सकते हैं उसको। मार्कडाउन वाले सेल को अगर आप रन करते हो तो वो ऐसे टाइटल दिखाएगा। ठीक है, अगर आप 2 हैशटैग लगा के स्पेस लगा के सब टाइटल लिख सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं लगाओगे तो ये बेसिक टेक्स्ट रहेगी। और इसको रन करोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, पहले टाइटल फिर सब टाइटल और फिर टेक्स्ट के बाद। हालांकि मार्कडाउन पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चीज़ों को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पॉइंट्स वगैरह सब कुछ बना सकते हो, लिंक लगा सकते हो, इमेज लगा सकते हो, बहुत कुछ। बट अपने को इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, अपने को मार्कडाउन की बस इतनी जरूरत रहेगी। अगर किसी को रॉ पे कन्वर्ट करते हैं तो रॉ वाला रन नहीं होता। ठीक है, रॉ एज इट इज दिखेगा। ये जो इनका मीनिंग है, हैशटैग का मीनिंग, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मार्कडाउन पे ही मिलेगा। जैसे मार्कडाउन पे सेट करने के बाद रन करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और कोड पे ये डिफरेंट काम करेगा, कोड पे तो कोड का है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अपना जो सेटअप वगैरह है वो पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास से देख लेंगे, जो कोड करेगा वेरिएबल से।